हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज का टॉपिक है गैलीलियन इन्वेरेंस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इन्वेरेंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। मतलब न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, चेंज नहीं होता है, ये हम लोग का दिखाना है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, गैलीलियन इन्वेरेंस स्टेट्स दैट कि द बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स डू नॉट चेंज अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैकेनिक्स में जो कुछ भी लॉज है, जैसे कि न्यूटन का लॉ हो गए, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लॉ हो गए, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। यही हम लोग का दिखाना है। और इन्वेरेंस शब्द ही यही कहता है कि वेराई नहीं होता है, इनवेराई, है ना। तो गैलीलियन इन्वेरेंस का यही मतलब है। अब आते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे इन्वेरेंस होता है। अब किसी को नहीं पता होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं 1 मिनट में ये रिवाइज कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, और जिसको पता वो वीडियो को स्किप कर सकता है थोड़ा सा, है ना। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग को ये सारा इक्वेशंस मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी कहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर इसे हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, मतलब यहाँ पर आर डैश ये है और ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है ना। ये सारा इक्वेशंस ये पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए ये एक एस फ्रेम है और ये एक एस डैश फ्रेम है ना। इन दोनों को अगर हम पोजीशन के साथ मतलब कोरिलेट करना चाहते हैं, इन दोनों फ्रेम्स के रिजल्ट को, तब हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। इसमें एक्स डैश क्या है, एस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स है, और वी एक्स मतलब वी एक्स क्या है, यहाँ पर जो आपको v दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो आपको v दिखाई पड़ रहा है, ये कांस्टेंट है। मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है इसलिए क्या रहेंगे, जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के इन्वेरेंस पर। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो इन्वेरेंस रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होगा। अब किसी को नहीं पता होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, या भूल गए होंगे, है ना। उन लोग के लिए मैं कह देता हूँ कि द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मतलब जो फोर्स होता है और मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट है ना। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, और हम लोग को यही प्रूव करने का है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर पी पर कोई इवेंट हो रहा है, और इस इवेंट को इस एस डैश फ्रेम में एक बंदा अगर खड़ा है और उस पर कोई फोर्स डालना चाहता है तो एफ डैश लिखेंगे हम लोग। और एस फ्रेम से इस इवेंट को अगर कोई बंदा फोर्स एक्सर्ट करना चाहते हैं इस पर, तो एफ लिखेंगे हम लोग को प्रूव करना ये है कि एफ डैश और एफ जो है, जो फोर्स है एस डैश फ्रेम से जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो बराबर है किसके, एस फ्रेम से अप्लाई करने वाले फोर्स पर, है ना। तो ये मैंने लिखा है कि वी हैव टू चेक दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स ऑन एस डैश फ्रेम इज इक्वल टू फोर्स ऑन एस फ्रेम। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे हम लोग इसका प्रोसीजर देखने वाले हैं। अब चलिए इसके आगे वाला प्रोसीजर देखते हैं, है ना। ये क्या कहता है कि हम लोग एस डैश फ्रेम को मान के चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो फोर्स एफ डैश अप्लाई हुआ उसे सॉल्व करेंगे, और हम दिखा देंगे कि एस फ्रेम में भी वही फोर्स अप्लाई होगा, है ना। मतलब यही लिखा है, वी विल सॉल्व एस डैश फ्रेम फोर्स एफ डैश एंड इट विल मेक आउट टू बी इक्वल टू एफ। मतलब जब हम एफ डैश को सॉल्व करते जाएंगे हम लोग को एफ मिल जाएगा, है ना। अब लोग को शायद पता है कि फोर्स जो है सेकेंड लॉ से क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। जब एफ डैश होगा तो एम ए डैश होगा, एफ इक्वल टू एम ए होगा, है ना। हम लोग को ये रिलेशन प्रूफ करने का है। अगर ये आ गए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें क्या कहता है, आर डैश इक्वल आर माइनस वी सी टी। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था आर डैश इक्वल आर माइनस वी सी टी, है ना। अब हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। मास तो दोनों साइड में कांस्टेंट है, मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में। यही क्या मैंने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये क्या हो जाएंगे, ये पोजीशन बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी डैश इज इक्वल टू वी पोजीशन बाय टाइम वी सी, और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, क्योंकि हम लोग को एक्सीलरेशन चाहिए, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट डी वी डैश बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी। यहाँ पर देखिए ये वी सी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि 2, 3, 4 इसका वैल्यू कुछ भी होगा, और 2, 3, 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यही मैंने लिखा, हियर वी सी इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज हमेशा 0। तो वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन मिलता है, ए डैश इज इक्वल टू ए मिलेगा, और इसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया ए डैश इज इक्वल टू ए, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग,
एस इक्वल टू ए, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन इन एस डैश फ्रेम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इन एस फ्रेम। हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन के साथ मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड में हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एम मास, वी गेट एम एफ डैश इज इक्वल टू एम एम, जो हम लोग को प्रूव करने का था। बहुत बढ़िया है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास में एक्सीलरेशन, देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू एफ, हेंस न्यूटन सेकंड लॉ इज इनवेरिएंट हम लोग कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ के आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।